हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के अंदर अपन जो थे वो सारे लॉज को अटैम्प्ट कर रहे थे। कंपनी रूल आया था वो 1773 से 1858 तक चलेगा। रिवॉल्ट हुआ था 1857 तक, उस तक मैन। उसके बाद रिवॉल्ट के बाद जितने भी आए वो क्राउन रूल कहलाए। उससे पहले जितने भी आते हैं वो कंपनी रूल कहलाते हैं। कंपनी रूल के अंदर जो फर्स्ट वाला हमारे पास आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 के बाद के अंदर। उसके बाद जो सेकंड आया था दैट इज पिट्स एक्ट 1784 के अंदर। देन उसके बाद जो आता है वो चार्टर एक्ट आता है 1833 का। और उसके बाद जो लास्ट आएगा वो आएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद जो इतने भी सारे हैं वो क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी आज का जो अपन एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंशन करी गई थी। सबसे पहले इस एक्ट के अंदर जो स्पेशल कुछ पॉइंट्स थे, सबसे पहले ये जो था यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल हमारे पास यहाँ पे जो था, गवर्नर जनरल जो हमारे पास था बंगाल का, उसको कन्वर्ट करके क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी जो गवर्नर जनरल था दैट मस्ट बी नोन एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और हमारे पास जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, हमारे पास गवर्नर जनरल जो फर्स्ट थे वो थे हमारे पास विलियम बेंटिक ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ इंडिया जो थे विलियम बेंटिक। उसके बाद हमारे पास आते हैं गवर्नर जनरल, वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। विलियम है लॉर्ड वॉरेन, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, विलियम नहीं है सॉरी, हेस्टिंग। और उसके बाद जो हमारे वायसराय आते हैं, फर्स्ट वायसराय जो हमारे पास थे फर्स्ट वो थे कैनन। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि चार्टर एक्ट 1833 के अंदर जो गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और वो थे हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, वायसराय थे हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। और जो हमारे गवर्नर जनरल थे सबसे पहले वो थे हमारे पास लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। उसके पास सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी। और Thus, the Act created the Government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India। इस एक्ट ने क्रिएट करा था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी उसके पास सारी वो टेरिटरीज में अथॉरिटी होगी, सारी उन टेरिटरीज पे अथॉरिटी होगी जो कि पोजेशन में यानी जो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में है। ठीक है, नेक्स्ट, इट डिप्रीव द गवर्नर, इट डिप्रीव द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। इसने जितने भी बॉम्बे और मद्रास के वो थे गवर्नर्स थे उनसे सारे लेजिस्लेटिव पावर्स को हटा दिया था। अब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ द बॉम्बे और मद्रास थी वो किसके अंदर सबऑर्डिनेट कर दी गई थी, बंगाल के अंदर। लेकिन इस वाले एक्ट के अंदर हमने यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर्स बॉम्बे और मद्रास दोनों की रिमूव कर दिए गए थे। फिर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाए गए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनको एक्सक्लूसिव पावर एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया का दे दिया गया था। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूरे लेजिस्लेटिव पावर होंगे, पूरे लॉ से रिलेटेड पावर होंगे एंटायर इंडिया के अंदर। जितनी भी टेरिटरी को ब्रिटिश कंपनी जो भी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंदर ले लिया था उन पे सारे पे लेजिस्लेटिव पावर अब किसके लगेंगे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज़ लॉर्ड, जो उस टाइम पे थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट जो हमारे थे। ठीक है, दैन उसके बाद द लॉ मेड, इसके अंदर जितने भी लॉ बनाए गए थे वो रेगुलेशंस का सॉरी इससे पहले जितने भी लॉज बने थे वो रेगुलेशंस कहलाए थे और इसके बाद में जितने भी लॉज बनते हैं वो एक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, इन दिस एक्ट्स, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो जितने भी लॉज बनेंगे वाइल लॉज मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर ये बात कही गई कि इसके अंदर इससे पहले बनने वाले जितने भी लॉज थे वो रेगुलेशन, इसके बाद बनने वाले जितने भी लॉज हैं वो सारे एक्ट कहलाएंगे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ एज अ कमर्शियल बॉडी एंडेड कर दी थी और ये प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको एंड करके उसको एक पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। इट प्रोवाइडेड that the company territories in India were held by in trust for His Majesty, His heirs and successors। इसने कहा कि जितनी भी टेरिटरीज़ हैं हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने अपने पास ले रखी थी वो सारी किसके ट्रस्ट में, मतलब ऐसे अपन बोलते हैं ना जैसे इंडिया
कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जैसे सुप्रीम अथॉरिटी वो उन्होंने किसके चीज़ को कह दिया था, इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी उनके होने वाले जितने भी वारिस होंगे फिर उसके जो सक्सेसर्स आते जाएंगे उनके कंट्रोल में रहेगी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि सिविल सर्विस कब कौन से एक्ट के अंदर, तो ये आ जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। देखो इसके अंदर क्या करा गया था कि सिविल सर्विस का जो था ना ओपन कंपटीशन करवाने की बात करी गई थी फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट इसमें ये बात भी कही गई थी कि इंडिया शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। तो इस एक्ट ने ये भी बात कही थी कि इंडियंस को इस बात से डिबार्ड नहीं करा जाएगा कि वो सिविल सर्विस के एग्जाम्स को दे सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉयमेंट किसी भी प्लेस पर किसी भी ऑफिस के अंदर अंडर द ब्रिटिश कंपनी के अंदर वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ था इस बात को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के से, तो इसलिए फिर इस वाले ये वाला जो पॉइंट था इसको वापस से ले लिया गया था, ये वाला जो प्रोविज़न था इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो एक बार चार्टर एक्ट्स को फटाफट वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सिविल सर्विस का ओपन कंपटीशन की बात करी गई थी जिसमें इंडियंस को डिबार्ड करने के लिए मना करा था कि नहीं इंडियंस को डिबार्ड नहीं करेंगे, दे कैन बी होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। उसने ये बात बोली कि जितनी भी टेरिटरीज इंडिया के अंदर है वो किसके नाम से, इन द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी के ट्रस्ट के अंदर, और इन द नेम ऑफ मैजेस्टी कह सकती हूँ, इन मैजेस्टी इज आयर्स और सक्सेसर्स के अंदर रूल करी जाएगी। इन्होंने कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एंड कर दिया था, उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना के दे दिया था। 4th पॉइंट इसके अंदर इससे पहले कि जितने भी थे वो सारे रेगुलेशंस कहलाए, इसके बाद वाले जितने भी थे वो सारे एक्ट्स कहलाए। जितने भी लॉज इससे पहले बनाए गए थे वो रेगुलेशंस, इससे बाद में जितने भी बनाए गए वो एक्ट्स कहलाए। 5th पॉइंट जो गवर्नर जनरल था उसको एंटायर इंडिया के अंदर जितनी भी ब्रिटिश के अंदर टेरिटरीज थी उसका उनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया था। जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनके लेजिस्लेटिव पावर्स छीन लिए गए थे। देन लास्ट गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, उसके अंदर बहुत सारे ही सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिए गए थे और उसका जो कंट्रोल था वो एंटायर इंडिया की टेरिटरी था जो ब्रिटिश के पास थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो एक्ट क्रिएटेड have the authority over the entire territory area possessed by the British in India.